अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा है, इससे पहले मैं 50 एमसीक्यूज़ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज का ये जो हमारा एपिसोड है, इसमें मज़ीद 10 एमसीक्यूज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये 10 एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको टच करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें। If 200 joule of work is required to carry a charged particle between 2 points with a potential difference of 120 volts, the magnitude of the charge on the particle is। अच्छा जी, अब हमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2000 जूल ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड, तो वर्क डन जिसको हम डेल्टा डब्ल्यू के साथ लिखते हैं, ये डेल्टा यू यानी पोटेंशियल एनर्जी भी होता है और ये है 2000 जूल। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमें डेल्टा वी, इसको डेल्टा वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 120 वोल्ट्स। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल क्यू, डेल्टा क्यू कह लें, ये हमसे पूछा होगा। अब आप जानते हैं कि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा वी, तो यहाँ से डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू ओवर डेल्टा वी। डेल्टा यू है हमारे पास 2000 और डेल्टा वी है 120। इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके साथ कट हो गया और ये हाफ़ हो जाएगा, हाफ़ होकर ये 100 ओवर 6 हो जाएगा, मज़ीद हाफ़ हो सकता है 50 ओवर 3। तो चलें 50 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं। 50 को हमने डिवाइड किया 3 के साथ, 3 1 ज़ा 3, बाकी बचे हमारे पास 2, ऊपर से 2 तारे 0 तारे, 3 6 ज़ा 18, इसको माइनस किया तो हमारे पास है 2। अच्छा, पॉइंट लगा तो ये 20 हो गया, फिर से 3 6 ज़ा 18, फिर माइनस किया, फिर 2, ये अब चलता रहेगा ऐसे ही। तो इसका हल ये होता है कि वो उसको टर्मिनेट करने के लिए हम 6 के बाद 7 लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 16.67। दैट इज़ टू मच क्लियर कि अब ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से साफ पता चल गया कि जी ऑप्शन सी दैट इज़ 16.67 कूलम, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। इफ़ 120 joule of work is required to carry a charged particle of 5 coulomb between two parallel plates, the magnitude of the potential difference between the plates is। फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास डेल्टा W दैट इज़ डेल्टा U इज़ गिवन 125 जूल। उसके बाद कूलम 5 कूलम का चार्ज दिया, इसको मैं सिंपल क्यू भी लिख सकता हूँ 5 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। आप जानते हैं कि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, तो यहाँ से डेल्टा वी बराबर होगा डेल्टा यू ओवर क्यू। डेल्टा यू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा जी, अब डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 जूल ओवर क्यू कितने 5 कूलम, और साथ पोटेंशियल का यूनिट आएगा वोल्ट्स। इसको कट कर देते हैं जी, 5 1 5 एंड 5 25 125, तो इसका आंसर आएगा 25 वोल्ट्स। तो इस तरह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 25 वोल्ट्स। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस में से क्लियर कट पता चल रहा है कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ 25 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए हम कौन सी क्वांटिटी इन चारों में से, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, रिलेटिव परमिटिविटी, इन चार में से कौन सी चीज़ है जिसको हम गॉसेस लॉ के साथ मेजर नहीं कर सकते। तो भाई गॉसेस लॉ की इक्वेशन देख लेते हैं। फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। इसको हम एक और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लक्स निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, तो फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। ये वाली इक्वेशन भी हम सम टाइम गॉसेस लॉ के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्यू इसको फाइंड आउट किया जा सकता है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो बजाते खुद इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओके, यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब क्लियर कट पता चल रहा है कि जो चौथी ऑप्शन जो है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन आर के साथ लिखते हैं, इस पूरे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में कहीं भी एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी का जिक्र नहीं है, लिहाजा ऑप्शन डी दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी यही सही मानी जाएगी। इसको हम गॉसेस लॉ के साथ डिटरमिन नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। A hollow metal sphere is charged to a potential of 120 volts. The potential at the center of the sphere is, ऐसा है कि हमारे पास एक स्फीयर है और वो हालो है, मतलब अंदर से खाली है, और उसको हमने पोटेंशियल दे रखा है, उसकी बॉडी को, पूरी बॉडी को जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो है 120 वोल्ट्स। यानी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है 120 वोल्ट्स, अंदर से वो खाली है। तो पूछा गया है कि इसके सेंटर पे, यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होगी। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको आप जानते हैं कि E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इसी इक्वेशन के मुताबिक, यहाँ माइनस भी आएगा, इसी इक्वेशन के मुताबिक हालो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर जो फील्ड की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के ज़ीरो होने का मतलब ये है कि यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो है, और डेल्टा वी की वैल्यू का ज़ीरो होने का मतलब ये है कि यहाँ जो पोटेंशियल है जिसको हम वी कहते हैं वो कांस्टेंट है। जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसमें आने वाला जो चेंज है डेल्टा, वो ज़ीरो कंसिडर होता है, ज़ीरो लिया जाता है। अब दूसरी वजह ये है, कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, एक ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की सेंस में बात करें तो कोई से दो पॉइंट्स आप ले लें, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और फिर हम जब सर्कल के ऊपर चलते रहेंगे तो सारे सर्कल के बीच में और इस ओ के बीच में जो फासला है वो चूँकि एक जितना है, तो आप जहाँ से मर्ज़ी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक ही जितना मिलेगा, उसमें ना कोई कमी आएगी ना कोई ज़्यादा होगा। सेंटर और उसकी पूरी जो बॉडी है उसके बीच में पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू वॉट कांस्टेंट रहेगी। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि अगर उसके आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू 120 वोल्ट्स है तो सेंटर में भी 120 वोल्ट्स ही होगी। ऑप्शन बी 120 वोल्ट्स इज़ करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है? ज़ीरो तो नहीं हो सकता, ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, डबल भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी को दिया ही आपने पॉजिटिव पोटेंशियल है तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो इस तरह से इसकी थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, पूरी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, यानी 120 रहेगी। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग नॉर्थ एंटर्स द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ। ये डायरेक्शंस का ध्यान रखिएगा। द इलेक्ट्रॉन विल, ऑप्शंस हैं स्पीड अप, स्लो डाउन, डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स ईस्ट या फिर डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स वेस्ट। ऐसा है कि हम पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ जाते हुए वो एक ऐसे रीजन में दाखिल हो जाता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ है, यानी ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में दाखिल होगा तो क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा? ये स्ट्रेट चलता रहेगा, स्ट्रेट चलता रहेगा, डिफ्लेक्ट तो नहीं होगा, ना लेफ्ट ना राइट, क्योंकि डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं होता। अब दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर किसी और डायरेक्शन में होता, पैरेलल ना होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी और डायरेक्शन में होती तो फिर सोचा जा सकता था कि डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन अब चूंकि ये वाली जो एरो है और ये वाले जो सारे एरोज़ हैं ये सारे पैरेलल हैं, तो इस सूरत में ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट तो नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी और डी तो चले गए। अब पीछे रह गया दो ऑप्शन ए और बी, स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा। अब आप देखें कि ये नेगेटिव प्लेट है और दूसरी वाली पॉजिटिव प्लेट है, तो जो नेगेटिव प्लेट होती है वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करती है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये करीब जाएगा इसके तो ये आगे से एक रिपल्शन का इफ़ेक्ट आएगा जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो ऑप्शंस ए भी गलत हुई, ऑप्शन बी दैट इज़ स्लो डाउन ये सही मानी जाएगी। ठीक हो गया।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, किसी और तरह से भी पूछा जा सकता है, बस डायरेक्शन चेंज करें तो सारा मामला चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल जुड़े होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट्स का जो फार्मूला होता है वो होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दूसरी बात यह है कि जब कैपेसिटर्स एक जैसे हों तो ये C1 C2 C3 करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC। अब N कितना है, कैपेसिटर्स की तादाद 3 है और एक कैपेसिटर कितना है 2 माइक्रोफैरड का, तो इस तरह से ये मिलाकर 6 माइक्रोफैरड हो जाएंगे। ऑप्शन इज़ वेरी क्लियर, ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन डी नो, ऑप्शन सी यस, 6 माइक्रोफैरड इज करेक्ट। नेक्स्ट 57, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 20 कैपेसिटर्स, 20 कैपेसिटर्स हैं, यानी एन की वैल्यू 20 होगी। ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड, हर एक की जो कैपेसिटेंस है वो एक ही जितनी है वो 5 माइक्रोफैरड है। कनेक्टेड इन सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी भाई, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर सीरीज़ में हो तो फार्मूला होता है इक्विवेलेंस का, पैरेलल हो तो इक्विवेलेंस का फार्मूला होता है NC, लेकिन जब सीरीज़ में हो तो इक्विवेलेंस का जो फार्मूला है वो बराबर होता है C/N। ठीक है, C/N, N नीचे चला जाता है। अब C की जो वैल्यू है वो है 5 माइक्रोफैरड और N की वैल्यू है 20, तो चलें 5 को 20 के साथ डिवाइड करते हैं, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा 0। 22 से 40 माइनस किया तो 10 आया। अच्छा, फिर एक पॉइंट अपने पास से 0 लगाया और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100, माइनस किया तो बाकी बचा 0, तो इसका मतलब है 0.25। C इक्विवेलेंट जो है वो विल बी 0.25 माइक्रोफैरड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्लियर कट ऑप्शन ए इज 0.25 माइक्रोफैरड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट MCQs नंबर 58, मेरा फेवरेट वन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको इसके शॉर्टकट के ज़रिए इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स आर ईच एट अ पोटेंशियल V relative to the potential far away. They coalesce to make one spherical raindrop whose potential is। अच्छा जी, ऐसा है कि हमारे पास जो N है उसकी वैल्यू 8 है, 8 स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं। रेन ड्रॉप्स अमूमन स्फेरिकल ही होते हैं और उनका जो पोटेंशियल है हर एक का वो V है, किसी फार अवे किसी पोटेंशियल के हिसाब से। दे कोएलेस का मतलब होता है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। 8 स्फेरिकल जो रेन ड्रॉप्स हैं वो मिलकर एक हो जाते हैं, कोएलेस हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और जो नया स्फेरिकल रेन ड्रॉप बनता है उसका पोटेंशियल क्या होगा? ठीक है जी, हर एक का जो पोटेंशियल है वो V है, तो जो टोटल होगा Pn वो क्या होगा? V1 जो है वो V है। अच्छा, अब जो Vn होता है इस तरह के केसेस में कि जब स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स एक जैसे वो एक दूसरे के साथ कोएलेस एक दूसरे के साथ मिल करके एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप बनते हैं, तो उनका जो पोटेंशियल है वो निकालने का जो शॉर्टकट फार्मूला है वो है N, दैट इज़ द नंबर ऑफ स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स रेज टू द पावर 2/3 इनटू पोटेंशियल ऑफ 1 रेन ड्रॉप। अच्छा, अब N की वैल्यू आप जानते हैं 8 है और 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, तो N की जगह आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इंटू V। इस तरह से कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 के साथ कट जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर 2 इंटू V, और 2 2 4 होता है, तो इस तरह से बन जाएगा 4V। तो वो जो नया कोएलेस जो नया रेन ड्रॉप बनेगा, स्फेरिकल रेन ड्रॉप बनेगा, जो 8 जो रेन ड्रॉप्स के मिलने से बना है, उसका जो पोटेंशियल है वो होगा 4V। इसका एक लॉन्ग मेथड भी है, जिस तरह न्यूमेरिकल होता है उस तरह से भी करवाया जा सकता था, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर उसमें और चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर 8 की बजाय कुछ और आ जाता है तो वो मेथड फिर फेल हो जाएगा, उसके लिए फिर मुझे नया मेथड बताना पड़ेगा। उस तरह से भी मैं कर सकता था, लेकिन टाइम की वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट मेथड से ही करवाया जाए और इसमें N की वैल्यू कुछ भी हो जाए, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, N की जो वैल्यू है वो जस्ट चेंज होनी है, बाकी सारा जो फार्मूला है वो यही रहेगा और इसमें आप आसानी के साथ फॉर एनी नंबर ऑफ स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स के लिए इसको कर सकते हैं। ठीक है,
दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं MCQs नंबर 59 पे। 1 फैरड 1F इज़ इक्वल टू, भाई देखना पड़ेगा कि जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला क्या होता है। Q इज़ इक्वल टू CV, ये कैपेसिटर की क्वेश्चन है, इसमें से C कैपेसिटेंस को अगर हम अलग कर लें तो ये बन जाता है Q/V। अब आप जानते हैं कि Q चार्ज है और इसका यूनिट होता है कूलम, और उसके बाद V पोटेंशियल है और इसका यूनिट होता है वोल्ट्स। तो इस तरह ये बन जाएगा कूलम पर वोल्ट्स। क्लियर कट ऑप्शन बी साफ दिख रही है कि ये क्लियर है और यही इसका ट्रू आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हाउ कैन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू बी इंक्रीज्ड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला पहले लिख लेते हैं मीडियम के लिए। उसका फार्मूला है A/0 εr/d। यानी अगर आप चाहते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़े तो उसके लिए आपको एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है उसको कम करना पड़ेगा, या जो मीडियम की जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, वो तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन और मीडियम की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप देखें ऑप्शन में क्या क्या किया है, बाय इंक्रीजिंग चार्ज, चार्ज का इसमें कोई जिक्र नहीं है तो इसके साथ तो नहीं बढ़ेगा। बाय डिक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, हाँ ये हो सकती है। बाय इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, नो, ऐसा तो नहीं, प्लेट की सेपरेशन को इंक्रीज़ नहीं करना बल्कि डिक्रीज़ करना है। बाय डिक्रीजिंग द प्लेट एरिया, नो, प्लेट एरिया को इंक्रीज़ करना है अगर आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ बाय डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इस तरह से हमारे 10 MCQs कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको MCQs नंबर 61 से लेकर 70 तक पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।